हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा। गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है आपका CAPF AC 2022 की एलिजिबिलिटी के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, अपना इंपॉर्टेंट टाइम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको पता चलता है ऑलमोस्ट 5-6 महीने बाद कि वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल ही नहीं है। तो हम उन बेसिक चीज़ों के बारे में पहले देखेंगे कि क्या इस एग्ज़ाम की जिसके आप प्रिपरेशन करना आपने स्टार्ट की है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल भी हो या नहीं हो। ठीक है, तो ये काफ़ी बच्चों को क्वेश्चन रहता है एज के रिगार्डिंग कि सर मेरी एज फलानी है, तो क्या मैं इस एग्ज़ाम को दे सकता हूँ या कितनी बार दे सकता हूँ। उसके बाद जो है फिजिकल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इस एग्ज़ाम के अंदर, हाइट का बेसिकली। तो काफ़ी बच्चों की हाइट जो है एग्जैक्ट हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे, कितने आपकी हाइट होनी चाहिए, क्या आपका मेडिकल क्राइटेरिया होना चाहिए, टैटू वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे, आई साइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक आपको जरूर देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मैं बताऊंगा आपको, जैसा कि हमारा परफॉर्मेंस था CAPF AC 2021 एग्जाम में, ऑनलाइन कोर्स हमने रिलीज़ किया था अप्रैल के अंदर। तो वहाँ से डायरेक्टली आपके 80+ क्वेश्चन पेपर 1 में और 4 क्वेश्चन पेपर 2 के अंदर आपके आए थे। ऑन द बेसिस ऑफ सेम पैटर्न वी आर लॉन्चिंग दिस ईयर्स CAPF AC 2022 RM 2.0 बैच 1 कोर्स। ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप से हमसे ले सकते हैं। और ये कोर्स शुरू हो चुका है, और अगर आपको ज्वाइन करना है, अगले साल की प्रिपरेशन करनी है, तो इस कोर्स में आप जो एनरोल कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले अब बात आती है एज क्राइटेरिया के बारे में कि एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप इस फॉर्मूला से जो है आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने चांसेस आपके पास है आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों के व्हाट्सएप मैसेज आते हैं कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 98 की है, तो मेरे पास कितने अटैम्प्ट बाकी है अभी। तो हर एक बच्चे को रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब मान लो दिन में 50 बच्चे एज के बारे में पूछेंगे, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं जिससे आप अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इधर जो है ये आपकी सबकी कैटेगरी है, यहाँ पे जनरल, OBC, EWS, SC ST, CGE सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, और इधर फिर आपका रिलैक्सेशन है, कितनी क्या रिलैक्सेशन मिलेगी। और ये जो है आपका ये है एज लिमिट, ये हमने 2022 एग्जाम के हिसाब से बनाई है, क्योंकि 2021 का नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी आ चुका है। उसको ही देख के हमने जो डेट्स है उनको एक साल आगे बढ़ा दिया है। सेम नोटिफिकेशन जो आप अगले साल देखेंगे वही डेट्स को हमने इसमें लिया है। तो आप चिंता मत करिए इस चीज़ की, इसके ऊपर हमने पूरा ध्यान आपको दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपकी जनरल कैटेगरी के बारे में। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में की जो एज होती है, यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में और बताता हूँ। एक बच्चे का मेरे पास आया था कमेंट कि सर गूगल पे लिखा हुआ है कि 20 से 24 साल तक जो है इस एग्ज़ाम की डेट होती है, तो बिल्कुल गलत है। काफ़ी बार क्या होता है कि वेबसाइट उनको अपडेट नहीं करती है, सेम CDS का डाटा जो है CAPF में लगा देते हैं, तो वो बहुत गलत है। तो इस एग्ज़ाम का जो एज है वो 20 साल से लेके 25 साल तक के उम्र के लिए आप इसमें दे सकते हो। ठीक है, ये UPSC का ही नोटिफिकेशन से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ना कुछ कैटेगरीज में जो है रिलैक्सेशन है। जनरली जो डिफेंस के आपके एग्जाम होते हैं वहाँ पे कोई रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं होता है, बट जो आपकी CAPF फोर्सेज हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, इनके अंदर ये जो MHA के अंडर आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, तो इनके अंदर जो है अलग अलग कैटेगरीज वाइज जो है रिजर्वेशन दिया गया है। आपकी जो फोर्स एलोकेशन होती है कि कौन सी फोर्स आपको एलोकेट होगी एग्जाम के बाद, वो भी रिजर्वेशन के बेस पे ही होती है। आगे प्रमोशन भी रिजर्वेशन के बेस पे ही होते हैं और सीनियरिटी के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे जनरल की बात। यहाँ पे जनरल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए रिलैक्सेशन नहीं है कोई भी एज में। उनके लिए सीधा है कि अगर आपकी एज 20 से लेके 25 साल के बीच में अगर होगी तो आप जो है CAPF AC एग्जाम दे सकते हो। अगर आपकी 25 क्रॉस हो गई है तो इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अब एज हम देखेंगे 2022 के हिसाब से कि जो जनरल कैंडिडेट के बच्चे हैं जो अगले साल अपीयर करेंगे 2022 के अंदर, उनके लिए एज कितनी होनी चाहिए। तो मैं 2 डेट्स आपको बताऊंगा। अगर उन 2 डेट्स के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ती है तो आप CAPF AC 2022 का एग्जाम आसानी से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, वो 2 डेट्स जो हैं वो हैं आपकी 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2002 तक। अब बेसिकली क्या होता है, 2 अगस्त हमने इसलिए लिखी है UPSC की नोटिफिकेशन में बोलते हैं कि 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त ऑफ द रिस्पेक्टिव ईयर। जैसे मान लो 2021 का एग्जाम था, जो डेट कैलकुलेशन जो होगी आपकी 1 अगस्त 2021 को होगी। अब आपको एग्जाम देना 2022 का, तो आपके जो डेट कैलकुलेट होगी वो होगी आपकी 1 अगस्त 2022 को। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया यहाँ पे 2 अगस्त 1997 से लेके, ठीक है, 1 अगस्त 2002 तक। ठीक है, यहाँ पे या तो 1 अगस्त होगी या 2 अगस्त होगी, मतलब एक दिन का कोई बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2002 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ती है, सिर्फ जनरल कैटेगरी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप CAPF 2022 का एग्जाम बहुत आसानी से दे सकते हैं। आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ 1997 से पहले की है, मान लो हो सकता है किसी की 1997 में ही है बट अगस्त की जगह उनकी जुलाई में है, तो आपकी एज तो 25 साल पहले ही होगी है, तो 2 अगस्त
को से पहले ही आप जो है 25 साल के हो चुके हो तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये कुछ क्लैरिफिकेशन जरूरी है। देन ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ, यहाँ पे भी कोई रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन नहीं है एज के अंदर। ईडब्ल्यूएस में बस मार्क्स में थोड़ा फर्क आता है, आपका रिटर्न एग्जाम या फिर फाइनल मेरिट जो बनती है वो ईडब्ल्यूएस के अभी तक ऐसा चाहिए नहीं है किसी सीएपीएफ एग्जाम की तो अभी तक, बट देखेंगे क्या रहता है ईडब्ल्यूएस में। बट एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सेम है एज यूजुअल, जो आपकी जनरल कैटेगरी का है सेम वही है, 2 अगस्त 1997 से लेके 1 अगस्त 2002 तक, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी के बारे में। जितने भी कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और ये लोग 28 साल की उम्र तक जो है एग्जाम दे सकते हैं। 20 से 25 तो सब दे ही सकते हैं, प्लस 3 साल ओबीसी को और रिलैक्सेशन दिया गया है एज के अंदर, तो अप टू 28 ईयर्स ओबीसी कैंडिडेट अपीयर कर सकते हैं सीएपीएफ एसी एग्जाम में। अगर मैं बात करूं 2022 वाले एग्जाम की, तो आप एलिजिबल हो 2 अगस्त 1994 से लेके, ठीक है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 से लेके 1 अगस्त 2002 तक के बीच में है तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 अगस्त 1994 से पहले वाले हैं, हो सकता है कोई 1994 में ही हो, मान लो मार्च का बोर्न है, मार्च 1994 में, तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हो। अगस्त के बाद का कभी भी हो, अगस्त 1994 के बाद मान लो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी हो, कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है SC ST की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें दिया जाता है बेसिकली। अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज आप जो है ये एग्जाम दे सकते हैं SC ST कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो। अगर मैं डेट्स की बात करूं यहाँ पे, तो 2 अगस्त 1992 से लेके 1 अगस्त 2002 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ती है इन दोनों नंबर्स के बीच में, तो ये आप एग्जाम जो है आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद जो मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रहता है वो रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनका काफ़ी डाउट रहता है कि सर मैं फलानी फोर्स में हूँ तो क्या मैं एग्जाम जो है एज लिमिट से ज़्यादा में भी दे सकता हूँ क्या। तो उनके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं, ठीक है। कुछ फोर्सेज ऐसी हैं जिनको इंक्लूड नहीं किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर, वो थोड़ा आप एक बार सर्च कर लेना, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट स्टेट सर्विसेज को छोड़ के बाकी जितनी भी आती है ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल की उसमें आती हैं। तो सेंट्रल सिविलियन भी आएगा यहाँ पे, CCGE है यहाँ पे, सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। इसके अगर मैं एग्जांपल दे के समझाऊँ अगर आप सिंपल लैंग्वेज में आपको, तो मान लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी कोट किया, यहाँ पे देखते हैं एक बार। कैटेगरी प्लस 5 ईयर्स का इनको रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। कैटेगरी आपकी कोई भी हो सकती है, जो ऊपर हमने 3 चीज़ें सीखी यहाँ पे, जनरल, OBC और SC ST। हो सकता है कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का हो सकता है कोई OBC का हो और SC ST का हो, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम कर रहा हो, ठीक है। ये 2 केस होने लाजमी है। एक बंदा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई कैटेगरी जरूर होगी, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, चाहे OBC से है, चाहे SC ST से है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आपको जो आपकी कैटेगरी है, मान लो आप जनरल कैटेगरी के हो तो 25 साल तक आप एग्जाम दे सकते हो, बट आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो 5 साल की रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे 30 साल तक जनरल कैंडिडेट दे सकते हैं और 33 ईयर्स तक जो है आपका OBC वाले दे सकते हैं और 35 ईयर्स तक जो है आपके SC ST वाले दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी SC की मान लो 30 ईयर्स तक की होगी प्लस 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल गया। अब एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझाता हूँ क्लियरली में। मान लो कोई पर्सन है वो काम कर रहा है CAPF के अंदर ही, मान लो किसी सबऑर्डिनेट रैंक पे, मान लो सब इंस्पेक्टर है या फिर कांस्टेबल है, कोई भी रैंक हो सकता है असिस्टेंट कमांडेंट से नीचे, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट तो दोबारा दे नहीं सकते इस एग्जाम को। तो कोई पर्सन है काम कर रहा है CAPF के ही अंदर, उसकी कैटेगरी मान लो OBC की है, ठीक है। तो अब ये आता है ऑप्शन, बात आती है कि किस एज तक जो है वो एग्जाम में अपीयर कर सकता है। तो सिंपल सा इसका आंसर है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ही कैन गिव CAPF एग्जाम। तो OBC का जो बंदा है कैटेगरी है तो 28 ईयर्स तक तो जनरल OBC में दे ही सकता है, वो उसको क्लेम करने की जरूरत नहीं है 5 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है। लेकिन अगर 28 साल से ज़्यादा उसकी एज अगर होगी है तो 5 साल का रिलैक्सेशन उसको जो है सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मिलेगा। तो अप टू द एज ऑफ 33 ईयर्स ही कैन अपीयर इन CAPF एसी एग्जाम। तो जितने भी लोग ऑलरेडी सर्विंग है सेंट्रल सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की उसमें, तो आप लोग जो है एलिजिबल है CAPF एग्जाम अपनी कैटेगरी प्लस 5 ईयर रिलैक्सेशन के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये चीज़। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्राइटेरिया आपका, वो है फिजिकल का। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे केस हैं हमारे पास। अभी इसी साल मेरे एक स्टूडेंट है, उनका रिजेक्शन हुआ है हाइट के अंदर ही, उनका केस मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड भी नहीं रहता है और बहुत ज़्यादा लीनियन भी नहीं रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें क्लियर कट है भाई, उनको आप दोबारा से ठीक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपकी हाइट है, मान लो मेरी हाइट 173 सेंटीमीटर्स की है, तो
173 सेंटीमीटर से ज़्यादा मैं कर ही नहीं सकता हूँ, चाहे कुछ भी आप कर लो, हाइट उतनी ही आपकी रहेगी, ठीक है। तो मैन के लिए जो है हाइट मिनिमम जो है वो 165 सेंटीमीटर है। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो ही आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए, नहीं तो आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। रीज़न बीइंग, अगर आपकी हाइट फॉर एग्जांपल 164.5 भी आपकी है, तो अगर आपको लग रहा है 0.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट बढ़ा देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे जो स्टूडेंट हैं उनके साथ यही हुआ था, उनकी हाइट 164.8 सेंटीमीटर थी, 0.2 सेंटीमीटर के ऊपर उनको जो है रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई किया था, ऑलमोस्ट 150-160 के अराउंड मार्क्स भी थे, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली 0.2 सेंटीमीटर की वजह से जो है उनको रिजेक्ट कर दिया गया। क्योंकि देखिए फोर्स का अपना मैंडेट है, उनका जब मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने लिख दिया कि 165 से कम नहीं लेंगे तो फिर नहीं लेंगे, ठीक है। अब 0.2 सेंटीमीटर अगर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होता है, बट फोर्स का रूल है तो रूल है भाई, उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो 165 से कम जिनकी मान लो फॉर एग्जांपल 164 भी है, 164.5 है, तो मत बैठो यार, कोई फायदा नहीं, आपको बहुत दुख होगा। इनकेस आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप जाते हो वहाँ पे तो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और जो ये वाला केस मैंने बताया है स्टूडेंट वाला, इन्होंने रीअपील भी किया था, फिर कोर्ट के थ्रू रीअपील किया, इनको दोबारा मौका भी दिया गया। पहले इनका जो है अभी 2021 का ही केस है ये, इनको जो है पहले आई थिंक CISF ने लिया है इनका फिजिकल, उसके बाद इन्होंने अपील की कि दोबारा से मेरी हाइट मेजर की जाए, तो दोबारा जो है ITBP को कोर्ट ने दिया था ये काम कि आप जो है मेजर करिए, CISF से हम नहीं मपवाएंगे, तो ITBP ने भी सेम हाइट मेजर करके दिया और इनको रिजेक्ट कर दिया गया हाइट में, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझनी पड़ेगी। मैन की अगर बात करें तो 165 सेंटीमीटर है यहाँ पे, वुमेन की अगर बात करूँ तो 157 है। चेस्ट क्राइटेरिया अगर देखें तो मिनिमम 81 सेंटीमीटर की जो है आपकी चेस्ट होनी चाहिए, उसके बाद 5 सेंटर की मिनिमम एक्सपेंशन, ये सब हो जाता है। मेन क्राइटेरिया यहाँ पे हाइट का है, वेट वगैरह भी सब मैनेज हो जाएगा, रिटर्न क्लियर कर लोगे तो 5, 7, 10, 15 किलो ऊपर नीचे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोगों ने वेट रिड्यूस करके जो है फिजिकल क्लियर किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन इज द हाइट क्राइटेरिया। हाइट अगर आपकी पूरी है फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से तैयारी करो और 1 साल है आपके पास ढंग से। फिर आता है मेडिकल स्टैंडर्ड की बात, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा देखो मेडिकल में प्रोफिशिएंट नहीं हूँ, बट 2 चीज़ें मैं आपको क्लियर कट बता सकता हूँ यहाँ पे जो मेरी समझ में आती है, ठीक है। वो है ये 2 पावर होती हैं आपकी जनरली, ठीक है। एक होता है माइनस में पावर, जो मेरा भी है, एक होता है प्लस में पावर। प्लस की जो पावर होती है वो जनरली जो है ओल्ड एज पीपल में ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसको हम प्लस वाले बोलते हैं कि प्लस की पावर है। डायोप्टर बेसिकली आपका मेजरिंग वो होती है। और 2 है यहाँ पे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। एक नियर साइटनेस, एक फार साइटनेस है, वो सब साइंस का टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे। बट सिंपल ये देखिए, अगर आपका चश्मे का नंबर जो है वो -4 तक है तो आप इजीली जो है इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अगर आपकी पावर प्लस में 4 तक है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के बीच में अगर है, मान लो किसी की 3.75 है, मेरी खुद 3.25 की है, बट कोई दिक्कत नहीं है, एलिजिबल है उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस इतना सा है, बाकी ये विजन ये सब हो जाता है, चश्मे में आपको दिखना साफ दिखना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। इसमें एक ये लसिक सर्जरी वाला है, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ये है कि जब भी आप सर्जरी कराओगे, आपका जो मेडिकल होगा उससे 6 महीने पहले आपको करानी पड़ेगी। तो इसका मेडिकल 2022 की अगर मैं बात करूँ तो आपका एग्जाम अगर सही, सब कुछ सही रहा, 7 अगस्त को हो जाएगा, तो आपका ऑलमोस्ट नवंबर के आसपास जो है इसका मेडिकल आएगा, आपका फिजिकल और मेडिकल अक्टूबर नवंबर में। तो आपका अगर लसिक कराना है, आपको सर्जरी करानी है आई की, तो आप जनवरी में करा सकते हैं, ठीक है। तो ये है। चलिए आगे बात करते हैं अब टैटू के बारे में। टैटू जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, काफ़ी लोगों को टैटू होता है, मतलब बॉडी पे होता है, तो उन लोगों के लिए क्लोज इसमें दिया गया है कंटेंट। बीइंग अ सेक्युलर कंट्री, द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ आवर कंट्रीमैन आर टू बी रिस्पेक्टेड एंड द स्टैटूज डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल ऑफ फिगर्स एंड द नेम एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी आर टू बी परमिटेड। अब क्या होता है ना, बहुत सारे लोग, देखिए हमारा सेक्युलर कंट्री आपको पता ही है, तो अगर आपका रिलीजियस कोई टैटू है, फॉर एग्जांपल किसी ने ओम छपवाया है, या फिर हो सकता है किसी और गॉड का नाम लिखवाया है, फोटो बनवाई है, तो वो अलाउड है, ठीक है। लेकिन इसमें लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि कहाँ होना चाहिए टैटू, ठीक है। टैटू मार्क्ड ऑन द ट्रेडिशनल साइट ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म बट ओनली लेफ्ट फोरआर्म, ठीक है। बीइंग नॉन सैल्यूटिंग लिम्ब और डोर्सम ऑफ द हैंड्स आर टू बी अलाउड। अब देखिए टैटू में क्या होता है, जनरली हम सैल्यूट जो करते हैं वो राइट हैंड से ऐसे करते हैं, तो इसमें अगर हम ऐसे करेंगे, मान लो आपका यहाँ पे टैटू होगा फॉर एग्जांपल, तो विजिबल होगा, तो ये अलाउड नहीं है। अगर आपका लेफ्ट हैंड में टैटू और अंदर की तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरली हम खड़े होते हैं तो भी ऐसे ही होते हैं। उसके बाद बॉडी पे और पार्ट पे अगर है तो मेरे ख्याल से वो अलाउड होगा, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद साइज भी दिया हुआ है। तो जनरली जिनका बहुत बड़ा टैटू किसी ने बनवाया, मान लो अब किसी ने मान लो बैक में बनवा लिया, तो बैक तो जनरली दिखेगी नहीं, विजिबल नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट वैसे नहीं होना चाहिए, मान लो कई लोगों के हाथ पे होता है या इधर होता है, जो भी है मतलब XYZ, तो उस कंडीशन में जो है ये क्राइटेरिया है, या आप ज़्यादा डिटेल के लिए वहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यही था गाइस,
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट अगर आपका है इन तीनों टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को लाने की कमेंट सेक्शन में ताकि वो रिप्लाई कर सके। और आप लोगों में से भी कोई डॉक्टर वगैरह हैं तो बच्चों के डाउट अगर आते तो प्लीज़ हेल्प कीजिए एक दूसरे की, ताकि अच्छे से लोग जो है इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सके। और हमारा जो मोटिव है हेल्प करना बेसिकली लोगों की, वो कामयाब हम इसमें हो पाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ गिव अ thumbs up to the video and drop your comment if you have any doubt. Thank you so much. जय हिंद, वंदे भारत।